हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिस्ट्री का अगला चैप्टर शुरू करेंगे। दैट इज़ योर विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। जैसे कि आप हेडिंग पे अगर ध्यान देंगे तो इससे ही आपको पूरी चैप्टर का एक जिस्ट समझ में आएगा कि ये चैप्टर एक्चुअली है किस चीज़ पर, यानी ये चैप्टर आपको क्या बताया जाएगा इस चैप्टर में। तो जैसे इन्होंने कहा है वुमेन, वुमेन यानी स्त्रियाँ, फिर कास्ट यानी जो आपकी जातियाँ होती हैं, और रिफॉर्म, रिफॉर्म यानी जब हम समाज में किसी चीज़ को दोबारा से उसमें कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, यानी रिफॉर्म करना माने किसी कुरीति को सुधारना या किसी ऐसी चीज़ को सुधारना जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। तो अभी जैसे आप जिस परिवेश में आज रह रहे हैं, ठीक है, यानी कि आज से करीब 200 साल पहले की स्थिति अगर हम देख लें तो उस दौरान जो स्थिति थी, स्पेशली जो हम गर्ल्स की बात करते हैं, ठीक है, यानी जो गर्ल्स हैं, सो नाउ डेज यानी हम आज की बात करें, यानी अगर हम कहें कि आज से 200 साल पहले, 200 साल पहले पहले के जो बच्चे थे वे किस प्रकार से रहा करते, उन बच्चों में मोस्टली किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है, जो लड़कियां थीं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार की। ये पहले क्या स्कूल जाती थी? नहीं, ये आज की बात कर रहे हैं कि आज के टाइम में जो लड़कियां हैं आज वो स्कूल जा रही हैं, ठीक है, वो लड़कों के साथ को एजुकेशन में हैं, और जब वो बड़ी हो जाती हैं उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं पढ़ाई के लिए, और उसके बाद फिर वो अपनी नौकरी कर रही हैं। ओके, एंड दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड। और जब शादी का वक्त आता है तो शादी के लिए उनकी एक उम्र होनी चाहिए, यानी किसी भी उम्र में वो शादी नहीं कर सकती हैं, एक उम्र के बाद ही उनकी शादी हो सकती है, जैसा कि हमारा कानून कहता है। सो दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक। अब आप किसी से भी शादी कर सकती हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार की बंदिश नहीं है, ठीक है, चाहे आप किसी भी जाति या किसी भी कम्युनिटी के व्यक्ति से आप शादी कर सकते हैं। ओके, और आज के टाइम में जो आपकी विधवाएं हैं उनका पुनर्विवाह भी हो जाता है, ठीक। तो ये आपके पहले के कंडीशंस के साथ एक कंपैरिजन, यानी आज का आपको रिसेंट बता रहे हैं, यानी आज के टाइम में हमारी लाइफ ऐसी है, ठीक है, जहाँ पे लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, नौकरियाँ कर रही हैं, कोई भी विडो है उसकी शादी हो रही है, ठीक है, अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ आपका डिसीजन खुद का होगा, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। नाउ ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज के टाइम में औरतों को पुरुषों की ही तरह बिल्कुल बराबरी का अधिकार है कि वो चुनाव में जाकर अपना वोट दे सकें, ठीक है, इलेक्शन प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। तो अभी ये जो जितनी भी अधिकार हैं, ठीक है, ये मोस्टली जो हैं ये सबके द्वारा ये एंजॉय नहीं किए जाते, यानी ये सबके लिए क्या है, ये एसेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मोस्टली आपके जो गरीब लोग हैं, ओके, द पुअर पीपल, दे हैव लिटिल और नो एक्सेस टू द एजुकेशन, एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज़ देयर हस्बैंड, ठीक है। अब इसमें भी एक विरोधाभासी चीज़ आती है कि जैसे हमने कहा कि अभी आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो भाई जो गरीब हैं जिसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर गरीब का बच्चा जो है आपका पढ़ सके, ठीक। अब दूसरा क्या है, अभी जैसे हमने एक बात की, यू हैव द राइट दैट यू कैन मैरी एनी वन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, लेकिन ऐसा हर परिवार में नहीं होता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत की औरतों को अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार अपनी मर्जी से नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो एक रिसेंट स्थिति है, उसमें कुछ आपकी चीज़ें जो एक्सेप्शन केस पे दी हुई हैं। अब हम अगर आज से 200 साल पहले की बात करें तो ये चीज़ें एकदम डिफरेंट थी, यानी बिल्कुल अलग थी, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता था, उस वक्त जो है ज़्यादातर बच्चों की जो शादियाँ थी वो बहुत ही कच्ची उम्र में कर दी जाती थी, ठीक। और उस वक्त जो आपके हिंदू धर्म के लोग थे या फिर मुस्लिम धर्म के लोग, यानी जो पुरुष हिंदू हो या मुस्लिम, उन लोगों को एक से ज़्यादा पत्नी रखने का अधिकार हुआ करता था, ठीक। अब देखिए, बहुत से हिस्से आपके देश के ऐसे थे जहाँ पे अगर कोई स्त्री अगर विधवा हो गई, ओके, तो अगर विधवा होने के बाद उसने मृत्यु को चुना, यानी अगर मेरे पति की चिता जल रही है और मैं उसके साथ सती हो जाती हूँ, जिंदा जल जाती हूँ, तो लोग क्या करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे कि अरे कितनी अच्छी युवती थी, कितनी सती थी बेचारी कि पति धर्म में उसने अपने प्राण त्याग दिए, पति के साथ जिंदा चिता में जल गई, उसकी बहुत तारीफ की जाती थी, ठीक है। तो औरत जिस तरीके से मरती थी, अब चाहे वो अपनी मर्जी से मरे या फिर उसको ज़बरदस्ती मारा जाए, तो उसे कहा जाता था सती, ओके।
मीन्स वर्चुअस वुमन, ऐसी औरत जो बहुत ही अच्छी है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, पतिव्रता है, ठीक है, उसे कहा जाता था कि वे पतिव्रता थी, सती है, ठीक है। अब देखिए उस वक्त भी क्या था कि जो औरतों का संपत्ति पर अधिकार था, ठीक है, वो आज की तरह नहीं था। आज तो कानून आ गया है, आज बेटा बेटी को बराबर का अधिकार है अपने पिता की संपत्ति में, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त जो है लड़कियों को, औरतों को जो है प्रॉपर्टी के अधिकार जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड थे। अभी इसके अलावा बहुत सी औरतें ऐसी थीं जिनको कि पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। ओके, उस वक्त इस प्रकार का एक लोगों ने मिथ्या फैला के रखी थी, ये कहा था कि अगर कोई भी जो युवती है या कोई भी औरत अगर पढ़ने की कोशिश करेगी, शिक्षा ग्रहण करेगी, तो उसकी पति की मृत्यु हो जाएगी और वो विधवा हो जाएगी, ठीक है। इतना डर फैला दिया गया था कि औरतें अपने से ही मतलब वो हिम्मत ही नहीं करती थी पढ़ने की, कि भाई हम पढ़ें, क्यों, कहीं हमारा पति मर न जाए। ओके, अब ये देखिए, ये पेंटिंग आपको दिखा रखी है इस फिगर में, आप इसको देख सकते हैं। तो ये सती पेंटिंग है जिसको कि आपके बल्थाजर सॉल्विन ने ड्रॉ किया है 1813 में। ये देखिए आप, अभी ये एक औरत है, ठीक है, और इसके पति की जो चिता जल रही है। ओके, अब इसमें जो है ये सती होने जा रही हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द मैनी पिक्चर्स ऑफ सती पेंटेड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट हु केम टू इंडिया। अभी बहुत से ऐसे यूरोपीय कलात्मक आपके जो व्यक्ति हुआ करते थे जो भारत की यात्रा पे आते थे, उन्होंने ऐसे बहुत से मार्मिक दृश्य देखे थे, तो उन्होंने एक ऐसा ही उकेरा है यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पे जो है एक एविडेंस है, यानी आपको प्रूफ दिखाया जा रहा है कि ये पूरब की एक बहुत ही बर्बरतापूर्ण जो है एक प्रकार की एक प्रथा थी जो उस वक्त फॉलो की जाती थी, ठीक है, लोग इसका पालन किया करते थे। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा अब आपको ये बताया जा रहा है कि अभी आपके जो डिफरेंसेस थे, यानी जो भेदभाव थे एक पुरुष और एक महिला के बीच में, ठीक है, दे वेर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी, ठीक। In most regions, people were divided along lines of caste. Brahmins and Kshatriyas considered themselves as upper caste. मतलब ये भेदभाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात इन्होंने क्या कहा, डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन वेयर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी, यानी ये सिर्फ एक ही भेदभाव नहीं था जो स्त्री और पुरुषों के बीच में था कि भाई औरतों को विधवा होने के बाद पुनर्विवाह नहीं करना था, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता था, वो पढ़ नहीं सकती थी, उनको सती होना होता था। तो ये सिर्फ एक ही चीज़ नहीं थी कि जो मैन और वुमेन के बीच में था, और इसके अलावा बहुत से ऐसे भेदभाव थे। तो पहले तो जातिगत भेदभाव थे, यानी कास्ट को लेके कैसे, अब जो ब्राह्मण्स थे और क्षत्रियस थे, ये खुद को जो है ऊंची जाति का कहा करते थे कि हम लोग जो है अपर कास्ट हैं। और इसके अलावा जो ट्रेडर्स थे, यानी जो व्यापारी, ठीक है, जो व्यवसाय किया करते थे, या फिर जो मनी लेंडर्स थे, पैसे का लेन देन करते थे, तो ये आते थे आपके वैश्य की कैटेगरी में। ओके, और इनका जो पद था वो आपका ब्राह्मण और क्षत्रिय के नीचे था, ठीक है, यानी सबसे पहले आ गए आपके ब्राह्मण क्षत्रिय, ये अपर कास्ट है, और उसके नीचे आएंगे आपके वैश्य। ओके, और उसके बाद फिर जो आपके किसान थे और जो कारीगर थे, जैसे जो घड़े बनाते थे, बुनकरी का काम किया करते थे, ठीक है, इनको कहा जाता था शूद्रास। और जो सबसे नीचे थे, यानी कि जो मजदूरी का काम करते थे, यानी जो शहरों में और गाँव में जो साफ सफाई का काम करते थे, ओके, इस प्रकार के जो काम थे, जो कि ऊपर जो क्या आपके ऊंचे ऊंचे जाति के लोग थे, जो अपने आप को ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो अपने आप को अपर कास्ट के कहा जाते थे, वो इन कामों को कहते थे पल्यूटिंग, यानी प्रदूषित, यानी गंदे काम, ठीक है, यानी ऐसे काम जो कि गंदे हैं, उनको करने वाले जो लोग हैं उनको इन्होंने कह दिया अनटचेबल्स, ठीक है, यानी इनको कहा जाता था ऐसे लोग जिनको कि छूना नहीं है, जो कि छूने योग्य नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आ गया आपका, जो सबसे पहले थे आपके ब्राह्मण और क्षत्रियास, ठीक है, और ब्राह्मण क्षत्रिय के नीचे फिर आते थे आपके वैश्य, फिर उसके नीचे आ जाते थे आपके शूद्र, और शूद्र के भी सबसे नीचे थे वो थे आपके दलित, यानी जो अनटचेबल्स हैं, जिनको कि छूना नहीं था। ऐसा एक वक्त था कि जब इनकी परछाई से भी लोग भागते थे, ठीक है, कि भाई कहीं इनकी परछाई हमको ना लग जाए, अन्यथा हम लोग क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं उस सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करती थी। अब देखिए, अब ये जो अनटचेबल्स थे, ठीक है, इनको जो है अपर कास्ट के लोगों ने जो है अनटचेबल का नाम दिया, यानी अछूत, यानी जिसको कि छुआ नहीं जा सकता है, राइट। सो द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एज द अनटचेबल, दे वेयर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल। अब देखिए, अनटचेबल्स के साथ किस किस प्रकार के जो भेदभाव थे वो किए जाते थे, यानी ये जितने भी काम करते थे, यानी ये आप ही के घरों की सफाइयाँ कर रहे हैं, आप ही के घरों का गंदा उठा रहे हैं, ठीक है,
और आप इनके काम को क्या कह रहे हैं, गंदा। और प्लस आपने क्या कहा, इनको कहा कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप कुओं से पानी नहीं भर सकते, वो कुएं जिसको कौन यूज़ कर रहे थे, अपर कास्ट के लोग। या फिर आप ऐसे तालाबों में नहा नहीं सकते हैं जहाँ पे कि आपके ब्राह्मण और क्षत्रियास नहाते हैं, ठीक है। एंड दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स, और उनको जो है ऐसे मानव की नज़र से देखा जाता था जो कि बहुत दीन है, हीन है, जो कि बहुत निचले तबके के हैं, ठीक है। सो ओवर द 19th एंड द 20th सेंचुरीज मेनी ऑफ दीज नॉर्म्स एंड परसेप्शंस स्लोली चेंज्ड। अब ये सब जो चीज़ें थी आपकी, जिस प्रकार की ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हमारे भारतीय समाज में फल फूल रही थी, व्याप्त थी, ये जो है 19वीं और 20वीं शताब्दी तक आते आते इसमें बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने में आया, ठीक है। तो अब ये जो आपका अगली टॉपिक है वो है आपका वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, यानी जो बदलाव हुआ वो किस प्रकार से लोगों के जीवन में इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए 19वीं शताब्दी के शुरू में we find debates and discussions about social customs and practice taking on a new character। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब लोग लगातार इसके बारे में एक बहस, एक आपस में विचार विमर्श, चर्चा का विषय था ये, कि भाई ये जो औरतें सती हो रही हैं, जो पढ़ने नहीं दिया जाता है, घर के बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, प्लस ये जो लोग कहते हैं कि हम वो अपर कास्ट के लोग हैं, और ये जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है, इनको आप पानी नहीं भरने दे रहे, नहाने नहीं दे रहे हैं, इनको अपने टेम्पल्स में जाने की इजाज़त नहीं है। तो इनके ऊपर एक अच्छा खासा जो है एक बहस का मुद्दा हो गया, ठीक है। लोग इस पर जो है डिस्कशन करने लगे। तो अब इसका कारण क्या था, क्यों डिस्कशन करने लगे? भाई किसी चीज़ को हम चर्चा का विषय क्यों बनाते हैं? जब हमारे अंदर किसी प्रकार की जागृति आती है, ठीक है। और जागृति कब आती है? जब हमको किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो लोगों को किस रूप में मिला? दैट वॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जब आपका किसी के साथ विचारों का आदान प्रदान होता है, यानी मान लीजिए आप अपने घर में, आपके घर में कोई बेटी है और आप अपनी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते, आप कहते हैं वो लड़की है तो पढ़ने नहीं जाएगी। लेकिन मान लीजिए आप कभी अपने गांव या शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में गए, बहुत बड़े महानगर में गए, वहाँ जाके फिर आपने देखा अरे यहाँ तो हर घर की लड़की पढ़ने जा रही है, नौकरियाँ कर रही हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं। तब आपको वहाँ से ज्ञान मिलता है कि यहाँ पे लड़कियाँ कैसे रह रही हैं और हमारी यहाँ लड़कियाँ कैसे रह रही हैं। तब इस प्रकार से लोगों का एक संपर्क हुआ, तब उनको पता लगा कि ऐसे नहीं, ऐसे भी होता है। ओके, तो ये हुआ कैसे? तो उस वक्त जो है फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स वे प्रिंटेड। यानी आपके जो न्यूज़पेपर थे, पत्रिकाएं थीं, ठीक है, जो छोटे पैम्पलेट्स थे, किताबें थीं, वो छपने लग गई थी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, ये सस्ती थी। ओके, तो ये जो है बहुत आराम से लोगों को मिल जाती थी। जैसे कि अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट्स की चर्चा करें तो मैन्युस्क्रिप्ट मिलना तो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, सबको नहीं मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो चीज़ें थी ये बहुत सस्ती थी और ये हर आम आदमी के पहुंच के अंदर थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो आम लोग थे, जो जनता थी, ये सब इसको पढ़ सकती थी। ओके, और उसको पढ़ने के बाद उनको ज्ञान होता था कि एक्चुअली इसमें लिखा क्या है, किस प्रकार के इसमें विचार हैं, ठीक है। और उनकी अपनी भाषा में बुक प्रिंटिंग थी, मतलब जो विचार थे वो सारी उनकी भाषा में लिखे गए थे। तो पढ़ने के बाद इनको पता चला कि किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, इसमें लिखा क्या था, किस विषय पे था। इस पे हर प्रकार के विषय के ऊपर जो है बातें लिखी गई थी, चाहे वो सामाजिक हो, आपकी राजनैतिक हो, आर्थिक हो या फिर धार्मिक हो। ओके, so now they could be debated and discussed by men and sometimes by women as well in the new cities। ठीक है, अभी जो नए नए शहर उदय हुए जहाँ पे कि लोग अब पढ़ने लिखने लग गए थे, तो ये सब लोगों जब इन्होंने पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में, चीज़ों में पढ़ना शुरू किया, इन लोगों को जब ज्ञान हुआ, तब इन्होंने आपस में उस चीज़ में विचार विमर्श शुरू किया, चाहे वो औरत हो या फिर पुरुष हो। ओके, तो अब ये जो डिस्कशंस थे धीरे 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 फिर ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचने लग गए। यानी एक दो लोग चर्चा कर रहे हैं, फिर चार लोग हुए, फिर छः लोग हुए, फिर एक ग्रुप बना, फिर ग्रुप के बाद फिर एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी पहुंचा, एक सिटी से दूसरे सिटी पहुंचा। मतलब इस तरह से विचार आपके धीरे धीरे फिर जो है वो फैलने लग गए एंड इट कुड बिकम लिंक्ड टू मूवमेंट्स फॉर द सोशल चेंज। अब यही एक बहुत बड़ा आधार बना आपके एक आंदोलन के लिए, जिसने की बहुत बड़ी भूमिका प्ले की आपके सामाजिक बदलाव के लिए। ओके, अब देखिए, अब ये जो डिबेट थे, ठीक है,
अब इस डिबेट में मुख्यतः किसकी लीडिंग रोल में कौन होता था? इसमें सबसे ज़्यादा इनिशिएट करते थे इसको आपके जो भारतीय रिफॉर्मर्स थे, यानी जो कि आपकी कुरीतियों को, आपकी सामाजिक दशाओं को बदलने के लिए काम करते हैं। ठीक है? तो ये डिबेट सबसे ज़्यादा उन्हीं के द्वारा शुरू किए जाते थे। इन लोगों का अलग से एक रिफॉर्म ग्रुप हुआ करता था। ठीक है? इसमें से एक रिफॉर्मर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात हैं, वो हैं आपके राजा राम मोहन रॉय। ठीक है? उनकी जन्म और मृत्यु तिथि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1772 से लेके 1833। अभी जो राजा राम मोहन राय हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ अंडरलाइन कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की थी? सो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई राजा राम मोहन राय। ठीक है? तो अभी इन्होंने क्या किया था? ही फाउंडेड रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो समाज, और बाद में फिर ये बन गया था ब्रह्मो सभा, और बाद में इसको किस नाम से जाना गया? ब्रह्मो समाज। यानी इन्होंने स्थापना की थी ब्रह्मो सभा की, लेकिन बाद में फिर इसको नाम दिया गया ब्रह्म समाज। कहाँ पर? कलकत्ता में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पीपल सच एज राजा राम मोहन राय are described as reformers because they felt that changes were necessary in our society। ठीक है? तो राजा राम मोहन राय को रिफॉर्मर क्यों कहा गया? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे समाज में बदलनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और ऐसे बहुत सी अन्यायप्रिय कुरीतियाँ हैं। ठीक है? मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, ये ऐसा मत कहिए कि न्यायप्रिय है, ये अन्यायप्रिय है, शोषण है। ओके, एंड सो दे नीडेड टू बी डन अवे विद। इसको बदलना बहुत ज़रूरी है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। सो दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू एंश्योर सच चेंजेस वॉज बाय परsuading पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा कि सबसे अच्छा तरीका ऐसे बदलाव के लिए ये होता है कि लोगों को अपनी पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और नए तरीके जो हैं ज़िंदगी जीने के अपनाने पड़ेंगे। ओके, ये थे आपके राजा राम मोहन राय। अभी जो राजा राम मोहन राय थे, ये जो हैं पाश्चात्य जो शिक्षा थी उसके बहुत बड़े ये फॉलोअर थे। मतलब ये उसको अच्छा मानते थे, क्योंकि उनके हिसाब से जो पाश्चात्य ज्ञान था, वेस्टर्न एजुकेशन थी, उसमें हर प्रकार की नई चीज़ें थी, है ना। लोग बंधन में नहीं बंधे थे, लोग उनको कुरीतियों में या फिर पारंपरिक गांठों को उन्होंने बांधा नहीं था, खुले विचारों के थे। इससे लोगों को कहते थे क्या वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाइए। ओके, क्यों? क्योंकि आप जब पाश्चात्य एजुकेशन को अपनाते हैं तो इससे जो है औरतों के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने औरतों की बात की थी कि औरतों के लिए आज़ादी और बराबरी के रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। ही रोट अबाउट द वे वुमन वी आर फोर्स टू बियर द burden of domestic work confined to the home and the kitchen and were not allowed to move out and become educated। ठीक है? वो लिखा करते थे किस तरीके से हमारे भारतीय समाज में जो है औरतों के ऊपर घर गृहस्थी का सारा काम काज का बोझ जो है ज़बरदस्ती डाला जाता है कि ये सारा काम आपका है और आपको ही करना है। ठीक है? और उनकी ज़िंदगी जो है घर में सिर्फ किचन तक होती है और उसके बाहर उनका कोई संसार नहीं है, और ना उनको अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। ओके, तो ये राजा राम मोहन राय हैं। अब ये इनका जो एक कार्य था समाज में, और इनका जो दूसरा योगदान है, ठीक है, जो इन्होंने किया, वो था आपका विडोज़ के लिए, चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज़ यानी विधवाएं। सो नाउ राजा राम मोहन राय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ विडोज़ फेस्ड इन देयर लाइफ्स। ठीक है? अब ये जो हैं विधवाओं की जो एक जीवन स्थिति देखते थे उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे, इनको बहुत ही वो आहत होते थे इससे। तो इन्होंने जो है सती प्रथा के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था। ठीक है? नाउ राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत। अब सबसे बड़ी बात, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। ओके, साथ में जो पर्सियन थी और बाकी जो इंडियन लैंग्वेजेस थी, यूरोपियन लैंग्वेजेस थी, उसमें भी बहुत पारंगत थे। ठीक है? सो नाउ अब ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन एशियन टेक्स्ट। अब देखिए उन्होंने एक बहुत बड़ा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है यहाँ पे, एशियन टेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन योर माइंड वेरी क्लियर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अब ये जो बातें समाज में कर रहे हैं कि भाई सती प्रथा गलत है, विडो की जो आपने रीमैरिज बैन कर रखी है वो गलत है, लड़कियों को ना पढ़ाना गलत है, तो ये सब चीज़ों का एक आधार होना चाहिए ना कि भाई आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ये सही है। तो इन्होंने किस चीज़ का सहारा लिया? एंशियन टेक्स्ट का, यानी पुरानी जो आपकी किताबें हैं। उन्होंने कहा कि इसमें इस प्रकार की किसी भी बात का उल्लेख नहीं है कि आप जो है किसी भी विधवा को जो है उसके पति की चिता के साथ ज़िंदा जला सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, ओके, व्हाट हैपन, जैसे कि आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं
ठीक है। अब जो आपके ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी जो है धीरे धीरे जब आवाज़ उठनी शुरू हुई तो उन्होंने भी जो है भारतीय जो ये गलत तरीके के अन्यायप्रिय ट्रेडिशंस थे, तौर तरीके थे, कस्टम्स थे, कुरीतियाँ थी, उनको जो है क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, उसकी बुराई करनी शुरू की कि वाकई बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। सो दे वर देयरफॉर मोर दैन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन राय हु वॉज रेप्यूटेड टू बी ए लर्नड मैन, ठीक है। तो इन्होंने जो है राम मोहन राय को ध्यान से सुना क्योंकि वो एक अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान थे और इनके राम मोहन राय के अथक प्रयासों के द्वारा ही 1829 में सती प्रथा जो है वो बैन कर दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती चल रही हूँ, आप उसको प्लीज़ अंडरलाइन कीजिएगा, ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर ज़रूर पूछी जाती हैं नाउ। और ये पूरा चैप्टर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस क्लास में ही नहीं, आगे जाके बहुत लंबे समय तक आपसे पूछी जाएंगी। ओके, अब देखिए, द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाई राम मोहन राय। ओके, स्ट्रैटेजी जो राम मोहन राय अपनाते थे वो क्या थी? अभी हमने किस चीज़ की बात की? टेक्स्ट की, ठीक है ना, मतलब किताबों में नहीं लिखा गया था। तो ये जिन्होंने अपनाया था ये जो है बाद के जो रिफॉर्मर्स आए, जो बाद के समाज सुधारक आए, उनके द्वारा भी अपनाई गई, ठीक है। मतलब इनको एक रास्ता मिल गया कि किस प्रकार से लोगों से अपनी बात मनवानी है, कैसे ये सिद्ध करना है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। सो वेन एवर दे विश टू चैलेंज अ प्रैक्टिस दे सीम्ड हार्मफुल, दे ट्राई टू फाइंड अ वर्स और सेंटेंस इन द एंशियंट सैक्रेड टेक्स्ट। मतलब आप समाज में कोई भी कुरीति लोग देखते थे ना, कोई इस प्रकार का काम देखते थे जो इनको गलत लगता था, तो वो उसको जो है क्या करते थे, उस चीज़ को जो है जो पुरानी आपकी जो धार्मिक पुस्तकें थी, ठीक है, उसमें खोजना शुरू करते थे, ठीक, कि भाई उसमें है कि नहीं है, बस उसी को आधार बना के फिर वो अपनी बात को जो है वो लोगों से समर्थन दिलाते थे। ओके, सो दे देन सजेस्टेड दैट द प्रैक्टिस एज इट एक्सिस्टेड एट प्रेजेंट वॉज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन। इसी बात को मुद्दा बना के फिर वो कहते थे कि आज आप जो ये चीज़ें कर रहे हैं ये पहले जो है इन चीज़ों को पूरी तरीके से गलत बताया जाए, मतलब पहले की जो परंपराएं थी उसमें ये चीज़ें कहीं भी नहीं थी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर आप और देख सकते हैं, हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, ठीक है, ये भी एक त्यौहार की तरह मनाया जाता था, बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल था। इसमें जो है आपका जो भक्त हुआ करता था, डिवोटी था, ओके, तो ये एक प्रकार की पेन को बियर करता था, मतलब एक कोई धार्मिक अपना धर्म होता है ना, जैसे हम अपनी बहुत ज़्यादा भक्ति भगवान को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसी भक्ति को दिखाने के लिए ये इस तरह का एक दर्दनाक तरीका था जिसमें जो एक हुक जो है, एक जैसे आप देख रहे हैं आदमी जो है ना हुक में लटक रहा है और ये जो हुक है वो सीधे इसकी चमड़ी में जाके गड़ा हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। और ये देखिए हुक जो है उसकी चमड़ी में गड़ा देते थे, उसके बाद जो है यहाँ से वहाँ जो है ये स्विंग करता रहता था। ये एक तरीका था अपनी भक्ति दिखाने का अपने प्रभु के प्रति। ओके, सो इन द अर्ली 19th century when European officials began criticizing Indian customs and rituals as barbaric, this was one of the rituals that came under attack, ठीक है। अब 18वीं-19वीं शताब्दी में जब आपके जो विदेशी थे, ठीक है, जो आपके पश्चिम के जो अधिकारी थे, जब वो आए, जब इन्होंने इस प्रकार की कुप्रथा को देखा, इन्होंने कहा ये बहुत ही ज़्यादा खराब और अमानवीय प्रथा है और इसको बंद कर देनी चाहिए, तब जाके इसकी तरफ लोगों का ध्यान खींचा। ओके, अब देखिए, अब ये आपका एक सोर्स 1 है, ठीक है, इसमें जो है एक कंपैरिजन किया गया है कि सती के बारे में, जहाँ पे कि एक व्यक्ति हैं जो कि सती प्रथा को समर्थन दे रहे हैं और एक हैं जो उसको विरोधी हैं, ठीक है। वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल, मतलब पहले उनको लकड़ियों के गट्ठर के साथ बांधा जाता था। किनकी बात हो रही है? सती की बात हो रही है, मतलब वो औरत जिसका पति मर चुका है, जो विधवा हो गई है, उसको लकड़ी के गट्ठर से बांध दिया जाता था, ठीक है। देखिए, राम मोहन रॉय पब्लिश्ड many pamphlets to spread his ideas. Some of these were written as a dialogue between the advocate and critic of traditional practice. Here is one such dialogue on सती। तो इन्होंने राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बहुत सी चीज़ें लिखी और उसमें इन्होंने एक डायलॉग लिखा है दो लोगों के बीच में, ठीक है, जो कि आपके सती प्रथा को समर्थन कर रहे हैं और जो उसको विरोधी हैं, ठीक है। तो जो अब ये समर्थन कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? Women are by nature of inferior understanding, without resolution, unworthy of trust. Many of them, on the death of their husbands, become desirous of accompanying them. But to remove every chance of their trying to escape from the blazing fire in burning them, we first tie them to the pile. ठीक है, बता रहे हैं कि वुमेन जो होती हैं
वो प्राकृतिक उनका नेचर होता है, जो किसी समझने में बहुत ज़्यादा क्या होता है इन्फीरियर होती है, मतलब उनका जो सामाजिक जो उनका एक बौद्धिक स्तर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, बहुत छोटा होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है, किसी चीज़ को बहुत जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाती हैं। और बहुत सी जो हैं अपने जो हस्बैंड होते हैं, ठीक है, जब वो मर जाते हैं तो ये सोचती हैं कि मैं इनके साथ चली जाऊँ, ठीक है, वो उसके बिना रह नहीं पाती हैं। तो इसीलिए जब वो जलती हुई आग में जब उनको बैठाया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि आग की तपिश से वो वहाँ से भागने की कोशिश करें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उनको लकड़ी में जो है वो बांध देते हैं, ठीक है। कितना दर्दनाक है सोचिए। अब देखिए, अब ये जो अपोनेंट है सती के, वो क्या कह रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं व्हेन डिड यू एवर अफोर्ड देम अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिबिटिंग अ नेचुरल कैपेसिटी। मतलब आप जो बात कर रहे हैं कि उनकी समझदारी इतनी अच्छी नहीं होती, उनके अंदर एक कैपेसिटी नहीं होती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने इस प्रकार का मौका उनको कब दिया कि भाई वो अपनी समझदारी आपके सामने रख सकें या दिखा सकें? मौका आपने कब दिया? एंड हाउ देन दे कैन एक्यूज़ देम, एंड हाउ देन कैन यू एक्यूज़ देम ऑफ वांट टू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और आप कैसे इस प्रकार से उनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ठीक है, कि भी उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। If after instruction in knowledge and wisdom a person cannot comprehend or retain what has been taught him, we may consider him as deficient. But if you do not educate women, how can you see them as inferior? मतलब जब आपने औरत को पढ़ाया ही नहीं, आपने ज्ञान लेने का अधिकार नहीं दिया, जब आपने उस चीज़ को उसे दिया ही नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो उसमें उसके अंदर कमी है, ठीक है। मतलब आपने तो उसे ज्ञान दिया ही नहीं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उसका ज्ञान का स्तर जो है वो कम है। ओके, तो ये जो है आपके सती के ऊपर दो प्रकार के डायलॉग इन्होंने यहाँ पे जो है वो कंपेयर किए हैं। ओके, अगला हम देखते हैं, वो थे आपके राजा राम मोहन राय, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसको आप पूरे अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब आपके दूसरे रिफॉर्मर, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ही इज़ योर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। अब इनका भी वही तरीका था जो आपकी पुरानी धार्मिक पुस्तकें थी, ठीक है, उन्होंने भी उसी का इस्तेमाल किया था। ही यूज़ द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। इन्होंने भी पुरानी धार्मिक पुस्तकें उठा के लोगों को कन्विंस किया कि विधवा का पुनर्विवाह हो सकता है। एंड हिज सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड अ लॉ वाज पास्ड इन 1856 परमिटिंग विडो री मैरिज। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो विडो री मैरिज को जो पास करने का लॉ बना था, वो बना था आपका 1856 में, और उसके पीछे आपके अथक प्रयास थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। सो दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज अपोज्ड विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉटेड हिम। और जब इन्होंने सती प्रथा के ऊपर काम किया, विडो रीमैरिज के ऊपर काम किया, तो इसका लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे विरोध किया और उनका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया था। सो बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसके बावजूद भी इनके इतने अथक प्रयासों के बाद आपकी जो 19वीं शताब्दी के आधे तक आते आते विडो रीमैरिज के समर्थन में मूवमेंट चला, एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला, और ये जो है देश के बाकी हिस्सों तक भी फैल गया। अब आपकी जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, ठीक है, अब वहाँ पे जो आपके वीरसालिंगम पंतुलु थे, उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म की थी आपकी विडो रीमैरिज के लिए, ठीक है। एंड अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेज देमसेल्स टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज, ठीक है। मतलब आपकी उसी टाइम जब आपके मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरसलिंगम ने एक एसोसिएशन फॉर्म की थी विडो रीमैरिज के लिए, उसी वक्त आपके बम्बई में जो है ऐसे बहुत से बौद्धिक स्तर के लोग थे, ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे भी इसके लिए काम करेंगे। और जब हम उत्तरी भारत की बात करते हैं, तो उत्तरी भारत में आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आपका एक रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म किया था, उसका नाम था आपका आर्य समाज। वेरी इंपॉर्टेंट, हु सपोर्टेड विडो रीमैरिज, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन आपके निकल के आ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी अपनी बात का समर्थन कैसे किया था, एंशियंट टेक्स्ट के द्वारा, ओके। और इनके प्रयासों के बाद जो आपका विडो रीमैरिज का परमिशन पास हुआ 1856 में हो गया, ठीक है। अब इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। यहाँ पे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आपका पारित हुआ, और उसके बाद जो आपका उत्तरी भारत था वहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की, और उसका कार्य भी यही था विडो रीमैरिज को समर्थन देना, ओके।
Yet the number of widows who actually remarried remained low. Those who married were not easily accepted in society and conservative groups continued to oppose the न्यू लॉ. देखिए लोग अपनी पारंपरिक चीज़ों को बहुत जल्दी, वो इतनी जटिल इतनी स्थायी हो जाती है कि लोग उसको छोड़ नहीं पाते हैं. ठीक है, तो इतना कुछ होने के बाद भी विधवा पुनर्विवाह का कानून बन गया. उसके बाद भी ऐसी बहुत ही कम संख्या में औरतें थी, विधवाएं थी, जिनका पुनर्विवाह जो है वो हो पाता था. और अगर हो भी जाता था तो उनको समाज जो अपनाता नहीं था. ठीक है, और जो कंजर्वेटिव टाइप के लोग थे, मतलब जो पुरानी रूढ़ियों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, अपने विचारों को छोड़ते नहीं थे. ठीक है, वो उन्होंने इस नए कानून का बहुत ज़ोर शोर से विरोध किया. ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे. ओके, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी. तो आज हमने जो कुछ भी देखा उसको हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं. अब आपका जो ये आपका पोर्शन है, इसमें इन्होंने कंपैरिजन कर रखा है कि आज के टाइम में जो आपकी कंडीशंस हैं, लिविंग कंडीशंस, ओके, वो किस प्रकार के हैं. ठीक है, एक कंपैरिजन जो की हुई है कि पहले के टाइम, आज के टाइम में जो आपकी गर्ल्स हैं, दे आर गेटिंग द एजुकेशन and they are doing the jobs, and when they become adult then only they are getting married and they are free to choose their life partner from any caste or the community. ठीक है, और आज के टाइम में विडोज़ भी जो है आपकी रीमैरी कर सकती हैं. ठीक, और उस वक्त जो है आज से 200 साल पहले जो स्थितियाँ पूरी उल्टी थी. उस वक्त जो है जो छोटे छोटे बच्चे थी उनकी जो है शादी करा दी जाती थी बहुत छोटी उम्र में. हिंदू मुस्लिम दोनों ही पुरुषों को एक से ज़्यादा पत्नी रखने का अधिकार था. और अगर कोई युवती विधवा हो जाती थी तो उसको उसके हस्बैंड की जलती चिता के साथ जो है सती करा दिया जाता था. और उसको मारने से पहले या फिर आग में जलाने से पहले उसको लकड़ी के गट्ठर से बांध दिया जाता था ताकि वो भाग ना सके, और उसको कहा जाता था सती. ओके, अब वुमन के जो अधिकार थे प्रॉपर्टी, वो भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड थे. उसको एजुकेशन पे कोई एक्सेस नहीं था. ओके, और इस प्रकार की स्थितियाँ आपकी 200 साल पहले थी. और जो समाज में एक भेदभाव था वो सिर्फ स्त्री पुरुष तक सीमित नहीं था. उसमें जो आपकी एक समाज में भी एक आपका वर्णाश्रम बना हुआ था, यानी जो आपके अपर कास्ट के लोग थे वो थे आपके ब्राह्मण क्षत्रिय, और उसके नीचे जो आते थे आपके वैश्य, वैश्य के नीचे आते थे शूद्र, और जो सबसे नीचे के तबके के लोग तो उन्हें कहा जाता था अनटचेबल. और उनको अधिकार नहीं था कि वो टेंपल में जाएं या फिर पानी निकालें कुओं से या फिर उस तालाब में नहाएं जिसमें कि अपर कास्ट लोग नहा रहे हैं. और उनको जो है एक बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था. ठीक है, अब धीरे धीरे है जो आपके जो समाज था उसमें बदलाव आने लग गया. कारण था आपका कम्युनिकेशन. इन लोगों ने फिर मैगजीन्स के द्वारा, न्यूज़पेपर, बुक्स पढ़ने के बाद लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ. उन लोगों ने डिस्कशन शुरू किया, ये बातें दूर तक फैली, और उसके बाद जो है एक आधार तैयार हुआ मूवमेंट के लिए. और फिर उसके बाद एक जो आपका समाज का ग्रुप था जिसे कहा गया इंडियन रिफॉर्मर्स, यानी जो समाज की दशा सुधारने का काम करते हैं. सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का. ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कलकत्ता में. ओके, और उसके बाद उन्होंने जो अपनी बात रखने का एक नया तरीका खोज निकाला था कि भाई लोगों को जो है एक किस प्रकार से कन्विंस किया जाए कि भाई जो आप ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं. तो उन्होंने जो रास्ता निकाला था वो था आपका कि जो उनकी जो पुरानी धार्मिक पुस्तकें थी वो उसका सहारा लिया करते थे कि उसमें जो है ये सब चीज़ें गलत बता रखी हैं. और इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया क्योंकि इसके द्वारा औरतों का जो आज़ादी और इक्वेलिटी का जो एक रास्ता होता है वो खुल जाता है. इन्होंने भारतीय जो तरीके हैं औरतों के साथ व्यवहार के, उसको जो है ना पूरी तरीके से गलत बताया. ओके, अब जो राजा राम मोहन राय थे इनको जो है बहुत से भाषाओं का ज्ञान था. संस्कृत के पंडित थे ये. और इन्होंने जो है अभी जैसे मैंने आपको बताया एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में, ठीक है, उन्होंने उस तरीके को अडॉप्ट किया. और उसके बाद इन्होंने 1829 में बहुत से प्रयास किए, जिसके बाद 1829 में सती प्रथा को जो है वो बैन कर दिया गया. राइट, अब राजा राममोहन के बाद अब जो आपके बाकी रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, अब जैसे आपकी हो गए आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी सेम टैक्टिस आपकी अपनाई थी एंशिएंट टेक्स्ट को उठा के अपनी बात को सिद्ध करने के लिए. और इनके प्रयासों के बाद आपका 1856 में जो है विडो रीमैरिज परमिटिंग लॉ पास हुआ. ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपका जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी. इन सब का काम जो था वो विधवा पुनर्विवाह के ऊपर काम करने को लेकर था.
ठीक है, उसके बाद भी इतना आसान नहीं था इन चीज़ों को अडॉप्ट करना, उसका बहुत बड़े पैमाने पे जो है पूरे सोसाइटी में विरोध हो रहा था। चलिए, तो अब अगला टॉपिक हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। सो टिल दैट टाइम विल मीट अगेन, सी यू, बाय बाय।